हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की 12वीं की जो किताब है रेनबो, उसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत इज माय होम का पैराग्राफ नंबर 1 से 4 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे यानी कि आपको हम समझाएंगे, फिर अंत में जो है उसका वर्ड मीनिंग लेंगे यानी कि वर्ड होगा इंग्लिश का, उसका मीनिंग जो हिंदी में आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आइए स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माई होम, भारत मेरी मातृभूमि है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक स्पीच थी जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। तो उस वक्त उन्होंने ये स्पीच दिया था, और ये जो स्पीच थी उसकी जो राष्ट्रपति बनने के वक्त, ये आपकी चैप्टर नंबर 2 है जिसको आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूं कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया है या दिखाया है, उससे मैं घबराया हुआ हूँ, उससे मैं अचरज में हूँ। ये रहा आपका लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1 का। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पैराग्राफ नंबर 1 में क्या कहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने यानी कि जो भारत के जो लोग हैं, उसने जो है भारत की इतनी विशाल भूभाग यानी इतनी बड़ी कंट्री का राष्ट्रपति चुन के जो मुझ पे विश्वास जताया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख हो या इस क्रिश्चियन हो, तो उन्होंने जो हम पे विश्वास जताया है, मुझे जो राष्ट्रपति के तौर पे, यानी कि देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति उस देश किसी भी देश का पहला व्यक्ति होता है, यानी कि समझ लीजिए राजा का जो है उसके पास पावर होता है। तो लोगों ने जो मुझे राजा बना दिया, इस घर का एक मुखिया के तौर पे जो बनाया, यानी कि पूरे भारत जो एक घर है और उस घर का मुखिया के तौर पे जो लोगों ने हमें चुना है, तो उससे मैं घबराया हुआ हूँ। ये मैं मानता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लोगों ने जो मुझे इस पद के लिए चुना है उसके लिए मैं घबराया हुआ, अचरज में हूँ। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ पैराग्राफ नंबर 1 का, छोटा सा पैराग्राफ था। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है मानना, कबूल करना, इकरार करना। जैसे क्रिमिनल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? द क्रिमिनल हैज़ कन्फेस्ड हिज अ क्राइम। तो यहाँ पे देखिए कबूल कर लिया यानी मान लिया, अपने मुंह से बोल दिया, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कन्फेस। तो कन्फेस का मतलब होता है मानना या फिर कबूल करना। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे मानता लग गया है। समझ में आ गया आपको? तो कन्फेस का मतलब याद कर लीजिए। कन्फेस का मतलब होता है मानना या फिर इकरार करना, कबूल करना। ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड बहुत अच्छा वर्ड है, और इस वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक एग्जांपल देंगे, उसके बाद आप समझ पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तेज स्टूडेंट हैं और आपने ग्रेजुएशन के बाद आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में की परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का जब टाइम आया, तो उस वक्त में क्या हुआ आपको कि आपके घर पे कॉलिंग लेटर आ गया, यानी कि आप जो उसके अंदर सेलेक्ट हो गए। और सेलेक्ट होने के बाद कॉलिंग लेटर आता है। जब कॉलिंग लेटर आया और उस लेटर को जब आप खोल के देखते हैं, तो सेम उसी वक्त जब खोलते हैं आप, और उस वक्त आपको लिखा हुआ रहता है कि आप आईपीएस के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। आपका जो है यहाँ पे आपका जो है सो ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर आपकी जो ड्यूटी यहाँ लगाई जाती है। उस वक्त जब उसको आप पढ़ते हैं तो कैसा हाल होता है आपका? आपका हाल एकदम जोश में और घबराया हुआ है, एकदम कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इतना 2 लाख 4 लाख या 10 लाख आदमी जिसने आईपीएस की नौकरी के लिए, पद के लिए जो है परीक्षा दिया, उसमें से मुझे सिलेक्ट हुआ। तो एकदम घबराया हुआ, एकदम जो है अचरज में जो रहता है, तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ओवरवेल्म्ड कहते हैं। तो ओवरवेल्म्ड का हिंदी क्या हुआ? घबराया हुआ। लेकिन घबराया हुआ एक होता है जो डर के मारे घबराया हुआ, यहाँ पर डर के मारे नहीं, एक जो है सो जिसकी उम्मीद ना हो, एक जो है सो असंभव जो कोई चीज़ होता है और उसकी संभावना न हो, और अचानक कोई चीज़ जब पूरा हो जाता है, तो उसमें जब घबराते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? ओवरवेल्म्ड, घबराया हुआ या अचरज में। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या हुआ? घबराया हुआ या अचरज में। याद कर लीजिए इस चीज़ को। दूसरा एक सेंटेंस है, द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। लोगों ने मुझ में जो विश्वास जताया है या दिखाया, इसका माने होता है। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर।
पैराग्राफ नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में लेकर आए अ मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक समृद्धि, अ डिग्री ऑफ इरुडेशन, विद्वता एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव ज्ञान, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग अ लाइफ डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन द इंडिया फिलोसफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार करने और समझाने के लिए काम किया। एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और सच्चे आध्यात्मिक मूलों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। He has never lost his faith in the essential humanity of man, उन्होंने मनुष्य के मानवता के मौलिक स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। And himself has never ceased to champion the right of all man to live in dignity and with justice, और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना नहीं छोड़ा। ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 2 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा क्या है। पैराग्राफ नंबर 2 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कहते हैं उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे तीसरे राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो कौन थे, वो सेकेंड राष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है, हमारे बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन है, भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन। और उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए तीनों डॉक्टर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दूसरे पैराग्राफ में ये कहते हैं जाकिर हुसैन कि, और ये एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद जो है प्रेसिडेंट बने हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी पहले राधाकृष्णन बने प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन बने प्रेसिडेंट। तो दूसरे पैराग्राफ में थैंक देते हुए, यानी उन्हें जो है सो डॉक्टर राधाकृष्णन का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जो शासनकाल में, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो प्रेसिडेंट बने और उसका जो शासनकाल था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त में क्या क्या लेकर आए डॉक्टर राधाकृष्णन। हर जो है प्रेसिडेंट अपने शासनकाल में कुछ अच्छाई कुछ बुराई, या बहुत अच्छाई बहुत बुराई लेकर आते हैं। तो उसी तरह डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि उनका जो शासन काल था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस समय में बौद्धिक समृद्धि हुई। बौद्धिक का मतलब होता है इल्म की, आपकी बुद्धि में जो है सो बढ़ावा हुआ, आपकी बुद्धि में जो है डेवलपमेंट हुआ। वहाँ पे जो बौद्धिक लोग, यानी कि जो बुद्धि वाले बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, या पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की विद्वता, यानी कि इल्म की जो है सो परवान चढ़ी, इल्म जो है सो बढ़ा पूरे, यानी भारत में जो है इल्म की जो होड़ थी, इल्म के ओर लोगों का जो झुकाव था वो बढ़ा उनके शासनकाल में। और अनुभव ज्ञान, यानी कि इनके पास, डॉक्टर राधाकृष्णन के पास बहुत सारे अनुभव ज्ञान थे, यानी कि बहुत सारी अनुभव थी, बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। यानी ये सारी चीज़ जो थी वो डॉक्टर राधाकृष्णन के पास थी, अब उनके अकल में, उनके सोच समझ में थी, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत ही अक्लमंद, पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार इंसान थे। ठीक है, तो ये थैंक्स गिविंग हुआ, यानी कि जब जाकिर हुसैन ने पदभार संभाला और डॉक्टर जाकिर हुसैन रिटायरमेंट हुए राष्ट्रपति से, तो उस वक्त जो है ये चीज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में उन्होंने कहा। आगे चलते हैं, फिर कहते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे। यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी जो है इल्म की खोज में और जो है सच्चाई की खोज में लगा दिया। उसके बाद कहते हैं उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा जो है भारत के जो दार्शनिक विचार हैं उसके प्रचार प्रसार और उसको समझाने के लिए काम किया। यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है एक चीज़ और करते हैं, वो ये करते हैं कि भारत की जो दार्शनिक विचार है, यानी हमारी जो मोरल वैल्यू है, हमारी जो एटिक्विटी है, हमारी जो एथिक्स है,
उसके प्रचार प्रसार के लिए, दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए और उसको सही से समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये देखिए एक चीज़, देखिए आप कौन है, जैसे मान लीजिए ये किताब है हमारे पास, और इस किताब के बारे में अगर हम आपको नहीं समझा पाएँ कि ये किताब है क्या चीज़, इसमें इसको पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों के सामने सही रूप में प्रस्तुत करना भी एक कला होता है। तो वही जाकिर हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि भारत की जो विचारधारा है, आपने जो पढ़ा है पहला चैप्टर में, गांधी जी ने बताया है कि भारत की जो एटिक्यूटी है, भारत की जो दार्शनिक विचार है, वो कितनी महत्वपूर्ण है वेस्टर्न लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए। तो उसके जो प्रचार प्रसार में डॉक्टर, और उसको समझाने के लिए, उसको सही से प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बहुत काम किया है। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं वो सच्चे आध्यात्मिक मूलों को, यानी कि अंतरात्मा की जो मूल है उसको एकता में पियोरते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। यानी कि लोगों में एकता लाते लाते अपनी ज़िंदगी को त्याग देंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे। लोगों में एक जो हारमोनी, एक मोहब्बत, एक जो है सो आपसी भाईचारा को जो है सो जगाते जगाते ये दुनिया से चले जाएंगे। यानी कि बहुत ही मिलनसार लोग थे, और वो चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कि डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते हैं कि वो भारत की जो एकता है, अखंडता है, उसको बरकरार रखे। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य की मानवता की मौलिक स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। यानी मनुष्य की जो मौलिक स्तंभ है, दो मौलिक स्तंभ है, एक होता है डिग्निटी, यानी कि इज्जत के साथ, ऊंचे सर उठाकर जीने के साथ जीने की एक अधिकार, और दूसरा जो है न्याय की अधिकार। तो ये सर उठाकर जीने का अधिकार और जो न्याय की जो अधिकार है, उसका जो मौलिक अधिकार है मनुष्य का, उसका साथ देना कभी नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने हमेशा ये चाहा कि भारत के जो लोग हैं, हमेशा इस जगह अगर वो भारतीय हैं तो उसे ये हक है कि वो डिग्निटी का मतलब होता है सर उठाकर जीना, तो डिग्निटी के साथ जिए और जस्टिस भी उसको मिले। अगर कोई उसको सताता है तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि ये हिंदू है तो इसको जो है सो ज़्यादा अधिकार मिले, और ये मुस्लिम है तो इसको ज़्यादा अधिकार मिले, जो कि अभी की जो गवर्नमेंट है इस तरह की जो काम कर रही है। तो हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आप भारतीय हैं। देखिए हम जब भारत से बाहर जाते हैं, जैसे मैं गल्फ़ में काम कर रहा था तो वहाँ पे पूछ रहा था हु आर यू, तो आई एम इंडियन। तुम कौन हो? मैं इंडियन हूँ। मैं ये नहीं कहता था मैं बिहारी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। गल्फ़ के अंदर काम कर रहा हूँ, मुसलमान कंट्री है, लेकिन जब भी कोई पूछता था फ्रॉम वेयर डू यू आर, तो हम कहते थे आई एम फ्रॉम इंडिया। कि आप कहाँ से हो? मैं भारत से हूँ। तो भारतीय, पहले आप विदेश में जाएगा, देखिए ये जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई चक्कर है ना, वो आपको सिर्फ भारत में मिलेगा। जैसे ही भारत से बाहर जाएगा ना, सब इंडियन हो जाता है। तो इस चीज़ को समझिए कि हम जब इंडियन हैं, देखिए मुसलमान होने से पहले या हिंदू होने से पहले आप भारतीय हैं। भारत अगर सुख शांति से रहेगा, भारत अगर अच्छे से रहेगा, तभी हम लोग भी अच्छे से रह पाएंगे। अगर हमारा देश ही नहीं अच्छा रह पाएगा, हमारे देश के अंदर ही लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगी, तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यही चीज़ को समझाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये किसमें, पैराग्राफ नंबर 2 में। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए ब्राउट टू का मतलब होता है लाना। ब्राउट टू का मतलब क्या होता है? लाना। अब प्रेसिडेंसी माने कि प्रेसिडेंट जब थे उसके काल में, यानी जब प्रेसिडेंट थे उसके काल में, शासन काल समझ लीजिए। प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया शासन काल। प्रेसिडेंट का जो शासन काल होता है उसको प्रेसिडेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक समृद्धि, है ना। और एजुकेशन का मतलब होता है विद्वता, और वेल्थ का मतलब होता है दौलत ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस मतलब अनुभव का दौलत लेकर आए, लेकिन इसका सही माने होगा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव ज्ञान, ठीक है। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव ज्ञान। रेयरली माने होता है बहुत ही कम पाया जाना जो होता है उसे हम रेयरली कहते हैं। तो बहुत ही कम, रेयरली का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। उसके बाद कहते हैं डिवोटेड का मतलब होता है साधक होना। डिवोटेड का मतलब क्या हुआ? साधक होना, साधना करते रहे, है ना। ये पास्ट की बात हो रही है। डिवोट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ में लगा देना, किसी चीज़ के लिए त्याग देना, उसे हम क्या कहते हैं? डिवोट कहते हैं। परस्यूट का मतलब होता है परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी नॉलेज और ट्रूथ के खातिर। टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ये जो पूरा सेंटेंस है आपका, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, इसका मतलब हुआ ज्ञान और सत्य के खोज के लिए, ज्ञान और सत्य के खोज के लिए। आगे चलते हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। टू ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना।
टू ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, समझ में आ गया। उसके बाद जो है वननेस का मतलब होता है एकता। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब के एसेंशियल का मतलब होता है मौलिक। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, मौलिक। एसेंशियल मौलिक, एसेंशियल मौलिक, समझिए। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, मानवता। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो देखिए यहाँ पर ब्लू में यहाँ भी दिया हुआ इंग्लिश में, और ब्लू में यहाँ दिया हुआ, तो मतलब समझ जाइए कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये हुआ। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही किताब रेनबो स्नैपशॉट जो कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की तरफ से निकलती है को परचेज नहीं किया है, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप इस किताब को खरीद लें। इस किताब की कीमत आपको सिर्फ और सिर्फ 220 रुपया है, जिसे आप हमें बैंक ट्रांसफ़र करके, यानी कि अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जो नंबर आगे बताएंगे हम आपको, और उसके बाद आपको जो है 220 रुपया बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उसको जो ट्रांसफ़र करके आप जो है कुरियर के द्वारा अपने घर पर मंगवा सकते हैं। यानी कि ये जो किताब होगी आपको 220 रुपये की होगी, कुरियर के द्वारा आप घर पे मंगवा सकते हैं। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो अभी दिए रहे नंबर 9065829862 उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस बुक की जो है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किताब बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स की जो किताब है आपकी रेनबो, उसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद है। जैसे अभी हम आपको पढ़ाए ना चैप्टर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किए, तो उसी तरह उस किताब के अंदर भी हर चैप्टर का, हर क्वेश्चन का जो है आपको क्या होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। और इस किताब में आपको जो है प्रत्येक चैप्टर का तो हिंदी अनुवाद मिल ही जाएगा, साथ में समरी और क्वेश्चन आंसर का भी हिंदी इंग्लिश अनुवाद मिल जाएगा। और उसके ऊपर से हर चैप्टर में आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी। और अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, पूरी किताब पढ़ लीजिएगा, पूरी रामायण को पढ़ लीजिएगा, तो सीता किसकी बीवी है ये तो आपको पता हो ही जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो देर किस बात की, आज ही जो है 9065829862 पर कॉल कीजिए, बुक को घर पर मंगवाइए और घर पर बैठकर जो है आप इसकी तैयारी कीजिए। ये किताब आपको स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी एकदम मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बेहतरीन किताब है। आप 220 रुपया जो आप दीजिएगा और जब किताब आपको पढ़िएगा तो आप भूल जाइए कि ये 220 रुपया हमने दिया था, यानी कि आपको 220 रुपया बहुत छोटा सा अमाउंट लगेगा इस किताब की। इतनी अच्छी किताब है और आपको हमने अभी पढ़ाया, पिछला जो भी कंटेंट है वो सारी की सारी इसी किताब से आई थी। तो अब देखिए कितना अच्छा, यानी एक एक लाइन को समझा समझा कर उसके अंदर दिया गया, छोटा छोटा लाइन दिया गया, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी। इसके अलावा अगर आप बिहार बोर्ड के 10वीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं और आप हमसे यानी कि ज़ियाउल्लाह कमर से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से 350 रुपया अदा करना पड़ेगा और घर बैठकर अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो दिख रही नंबर है और स्क्रीन पर जो दिख रही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के अंदर, जब वीडियो बनाएंगे हम तो वीडियो के नीचे में आप देखिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। यानी ये पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जहां पर आपको आपके पूरी किताब यानी कि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर पूरी किताब का जो है और ग्रामर का वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा उसी एप्लीकेशन पे, और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो यानी कि पूरा कंप्लीट जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और जो वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे, वो भी वीडियो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगा, जिसे आप देख कर या फिर पढ़ कर या फिर टेस्ट देकर जो है आप अपने 10वीं 11वीं और 12वीं की तैयारी कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको डेमो के लिए डेमो चाहिए तो उसके लिए आप स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है वही 9065829862 उस पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आप डेमो लेकर देखिए इसको, अगर आपको अच्छा लगता है एप्लीकेशन तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप डिलीट कर दिए, 5 MB आपका ख़त्म होगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ।
आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। ये औरों के बनिस्बत नए गणराज्य की संविधान है। विच इट्स फ्री पीपल हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। जो उनके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार दिया गया है। इट इज़ अ यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। ये नई राज्य है प्राचीन लोगों की। हु थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया, जो लंबी सदियों से होते हुए, एंड थ्रू अ कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, और विभिन्न जाति तत्वों के सहयोग से, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेसिकुलर वे। अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत और पूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया है। आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद को विनती करता हूँ, मैं खुद को बताता हूँ, मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ, टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, उन मूल्यों की सेवा करने की। फॉर, इसका मतलब हो गया यहाँ पे यद्यपि, अगरचे, भले ही though some concept realization of the value may become inadequate with the changes of circumstances, किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, the value remain internally valid, पर मूल्य जो होता है हमेशा के लिए वैध रहता है। एंड प्रेसेस फॉर द न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, अतीत नहीं मरा है न ही गति विहीन हुआ है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये जीवित और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अवर फ्यूचर, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। ये रहा पैराग्राफ नंबर 3 का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहने की क्या कोशिश की है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूं कि मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ठीक है, आपने तो हमें राष्ट्रपति चुन लिया, अब हम जो है आपको क्या देंगे, हम आपको भरोसा देते हैं कि मैं इस ऑफिस में, यानी कि जो मैं राष्ट्रपति के जो ऑफिस में विनम्रता के साथ और कुल समर्पणता, देखिए विनम्रता का मतलब होता है बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही नर्म दिल के साथ, और कुल समर्पणता का मतलब है कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने की भावना के साथ इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ। यानी कि मैं नरम दिल रहूँगा, लोगों पे, अपने लोगों पे जो है सो अत्याचार नहीं करूँगा, और पूरा समर्पण, पूरी जो समर्पणता के साथ मैं पूरे अपने आप को समर्पित करके भारत के निर्माण में, भारत की जो है सो समाज के निर्माण में हम अपने आप को खुद को जो है समर्पित करने की भावना लेकर आए हैं कि हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपने आप को लुटा देंगे, अपने आप को तबाह कर देंगे, अपने आप को जो है सो भारत के खातिर जो है निछावर कर देंगे। तो इस 2 भावना के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद कहते हैं मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। तो जब कोई राष्ट्रपति बनता है या कोई जज बनता है या कोई भी जो बड़े ओहदे पर जाता है तो उसको जो है प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, यानी कि उसको कसम खिलाया जाता है, उसको जो है सो कसम खिलाया जाता है। तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अभी अभी जो है मैंने, यानी कि इसी स्पीच से पहले, देखिए पहले क्या होता है, प्रतिज्ञा ली जाती है, पहले कसम खिलाया जाता है, उसके बाद स्पीच दिलाया जाता है, तब उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो कहते हैं कि जो ये स्पीच देने से पहले मैंने अभी अभी जो है भारत के संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है, यानी कि मैंने उसकी कसम खाई है। उसके बाद कहते हैं ये औरों के बनिस्बत नए गणराज्य की संविधान है। अब देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब राष्ट्रपति बनते हैं। भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, भारत आज़ाद होता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं 5 साल, उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन आते हैं, और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है शासनकाल स्टार्ट होता है। तो 5-10 साल हुआ था। 1957 के आसपास या 56 के आसपास में जो है ये राष्ट्रपति बने थे। तो उस वक्त में वो कहते हैं कि ये जो संविधान है, भारत की जो संविधान है, एक नई संविधान है। और जब कोई चीज़ नया होता है, जैसे हम भी अगर कोई किताब पढ़ाते हैं या टीचिंग लाइन में जाते हैं, टीचर बनते हैं, तो जब हम नए रहते हैं तो बहुत सारी भूल चूक होती है, बहुत सारी गलती होती है, बहुत सारा सुधार की ज़रूरत होती है।
तो वही कहते हैं कि ये औरों की बनिस्बत नया गणराज्य है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो नया संविधान है, बस 10 साल हुआ इसको बने हुए, जो उसके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया है। अब इस चीज़ को भी समझिए, देखिए स्वतंत्र नागरिक यानी कि वो नागरिक जो कि स्वतंत्र हो। तो भारत आज़ाद हो चुका था जब राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इतिहास में इसको पहली बार दिया गया, यानी कि हमारे देश में जो राजतंत्र था ना, पहले अंग्रेज के हुकूमत से पहले जितना भी अंग्रेज की हुकूमत तक राजतंत्र था उसके अंदर, या डिक्टेटरशिप थी, ठीक है। तो राजतंत्र जो था हजारों साल से चल रहा था, लेकिन संविधान बना और भारत जो है लोकतंत्र कब बना, 15 अगस्त 1947 को बना। और ये उसके 10 साल के बाद जो है सो क्या कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ओथ ले रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो अधिकार मिला है, यानी कि जो नया जो लोकतंत्र जो आया है इतिहास में पहली बार भारत के लोगों को मिला है, ठीक है। ये नई राज है प्राचीन लोगों की। अब यहाँ पे इसको समझिए, नया राज है यानी कि लोकतंत्र, नया लोकतंत्र है, लोकतंत्र नया है, लेकिन हम लोग प्राचीन हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब हम मुसलमानों का, यानी कि जो मुसलमान है उसका मानना ये होता है कि सबसे पहले जब दुनिया बना तो दो व्यक्ति को लाया गया, एडम एंड ईव। एडम और ईव का मतलब हो गया आदम और हवा, ये दो, यानी आदम अलैहिस्सलाम एक जो है सो अल्लाह के बंदे थे जिसको दुनिया में भेजा गया, और ईव का मतलब होता है हवा, यानी उसकी जो पत्नी थी उसको भेजा गया। और जितना भी संसार के अंदर, ये एक देखिए ये हमारी कॉन्सेप्ट है, हम ये नहीं कह रहे आपको कि इसको मानना, ये एक हमारे किताब के अंदर दिया हुआ है, तो हम समझाने की कोशिश करें। तो ये जो हम जो आदम अलैहिस्सलाम थे और उसके बाद जो माँ हव्वा थी, ये दो ही शख्स से पूरी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति अभी आपको मौजूद हो रहा है सारा का सारा यही दो का औलाद है, आदम की औलाद। मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम और जो माँ हव्वा, ये दो आदमी की जो औलाद है, ये हम लोग मानते हैं। तो और वो भी उतरा कहाँ पे, ये चीज़ भी समझिए, उतरा कहाँ पे, हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान की ही जमीन है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया। तो बताइए कि सबसे पहला सिविलाइजेशन कहाँ पे आया, लोगों ने बसना कहाँ पे स्टार्ट किया, हिंदुस्तान में किया। तो हम लोग तो प्राचीन है, दुनिया में कहीं नहीं बसते थे लोग, तब भी हिंदुस्तान के अंदर लोग बसते थे। तो हम लोग प्राचीन लोग हैं, लेकिन नया गणराज्य है, यानी कि नया जो है लोकतंत्र आया है। उसके बाद आगे बोलते हैं कि जो लंबी सदियों के होते हुए और जो है विभिन्न जाति तत्व के सहयोग से, यानी ये जो गणराज्य यानी अब हमारा जो लोकतंत्र आया है वो लंबी सदियों से होते हुए, यानी इसकी बहुत ज़रूरत थी और लंबी सदी लग गई इसके अंदर। पहले जो है सो राजा महाराजा हुए, उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आया, यानी हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार किया, उसके बाद ये हमारे पास आया है, लंबी सदियों से होते हुए आया है। और इसमें जो सहयोग किया, यानी ये जो पाया लोकतंत्र हमने जो पाया, इसमें विभिन्न जातीय तत्व यानी विभिन्न जाति के लोग के सहयोग से ये बना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ने इसको जो है सो आज़ाद करवा दिया, या फिर लोकतंत्र लेके आने में जो है सो मदद किया, या फिर हिंदू ने ही ऐसा किया, या क्रिश्चियन ने ऐसा किया, या ईसाई ने ऐसा किया, या सिख ने ऐसा किया। सभी लोग, देखिए जब आज़ादी हुई थी भारत की तो उसके अंदर हिंदू मुसलमान नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जब हम एक मकसद के लिए लड़ते हैं तो वहाँ पे एक हो जाते हैं, लेकिन जब वो मकसद ख़त्म हो जाता है तो फिर आपस में हम लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमारी आज़ादी हुई थी उस वक्त में लंबी सदी लगी, 200 साल तक हम लोग अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ाद होने के बारे में हम लोग सोचते रहे, हम लोग जो स्ट्रगल करते रहे। उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे शहीद हैं, जिसकी मिट्टी जो है गुलाम है, हम लोग जो है उसकी जो रूह को, यानी क्या कह सकते हैं आपकी, इतने जो देश स्वतंत्रता सेनानी थे वो कैसे लोग थे, इतनी तफिस के बाद, इतनी जो है सो अपनी बलिदान और कुर्बानी के बाद जो है हमारे देश को आज़ाद किया। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, गांधी जी हैं, उसके बाद जो है बिस्मिल हैं, उसके बाद जो है आपको जो है सो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उसके बाद जो है आपको खुदीराम बोस है। तो ये सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग, कोई जो है सिख थे, कोई ईसाई थे, कोई जो है मुस्लिम थे, कोई जो है हिंदू थे, सब मिल के जो है भारत को आज़ाद किया और लोकतंत्र लेकर आए। तो यही चीज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत और अनंत और पूर्ण मूलों को साकार करने का प्रयास किया। यानी कि सारे लोग थे, अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं था, तो सारे लोग अपनी अपनी अंदाज में भारत की जो एक गोल थी कि भारत को आज़ाद कराना है, तो उसके लिए उन्होंने जो मेहनत किया, सभी लोग अपने अपने अंदाज में और कड़ी मेहनत के साथ इसको आज़ाद किया है। मैं खुद को विनती करता हूँ, यानी मैं आपको खुद को समझाता हूँ, मैं आप खुद से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आप से कि उन मूलों को, ये जो मूल जो मिला है, यानी कि जो लोकतंत्र की जो मूल आई है मेरे पास,
उसकी सेवा करने की, यानी कि जो मिला है और जो मूल्य है हमारे पास वो उसका हम सेवा करें। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भले ही किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्ति परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, पर मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है। और उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे मूल्य का मतलब हो गया वैल्यू, वैल्यू का मतलब हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, आपकी अवधारणा जो होती है उसको कहते हैं। तो वो वैल्यू के समय के साथ साथ कभी जो होता है ऐसा होता है बैक स्टेप पे चली जाती है, यानी कि उसकी जो है सो उतना महत्ता नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, अभी कलयुग का जमाना है, सत्य बोलने वाला यानी कि सच को बोलने वालों को कोई नहीं भाता है, फूटी कौड़ी नहीं भाता है कोई भी आदमी उसको। तो मतलब कि जो सच बोलेगा वो जो है, अभी कलयुग का जमाना है तो सच जो है एकदम बैक फुट पे आई हुई है, मतलब कि अब सच बोलना अभी के दौर में जुल्म है। लेकिन जब सतयुग आएगा तो झूठ बोलना जो उस वक्त के दौर में जो है जुल्म हो जाएगा। तो अगर आप बताइए कि सच्चाई जो है अभी भले ही जो है कूड़ेदान में डाल दी गई है, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि सच्चाई जो है हकीकत है ना, जब फिर सतयुग आएगा तो इसकी फिर महत्ता बढ़ जाएगी। तो वही कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसी वैल्यू होती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि वक्ती तौर पे बैक फुट पे चला जाता है, यानी उसका वैल्यू आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम आता है तो फिर जो है आपको वो वैल्यू का महत्व आपको समझ में आने लगता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं और नए ताजे प्राप्ति के लिए दवा बनाते हैं। हाँ, और उसके बाद कहते हैं कि जब उसकी जब वक्त आता है तो फिर जो है नए और ताज़ा दवा बनाता है, नए और ताजे प्राप्ति के लिए दवा बनाता है, यानी कि उस वक्त वो मूल जो एक्टिव हो जाता है और उसकी महत्व सबको पता चलती रहती है। उसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि अतीत नहीं मरा है, नहीं गतिहीन हुआ है, यानी कि आपका जो पास्ट है वो कभी नहीं मरता है और ये जीवित और गतिशील है, ये हमेशा जीवित रहता है और गतिशील रहता है और वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक होता है। यानी जो आपका जो पास्ट है, जैसे मान लीजिए जब आप गुलाम थे तो आज़ादी कैसे मिली आपको? आपने अतीत की जो बात को सोचा कि देखिए हम राजा हुआ करते थे, हम हुकूमत किया करते थे, पूरी एशिया हमारे अंडर में थी, तो पीछे से प्रेरणा लिया और लेने के बाद क्या किया, उस वो जो है आपको आपके दिल के अंदर जो एक भावना जगाए कि हम गुलाम कैसे हो सकते हैं, हम तो राजा थे, पूरी दुनिया के अंदर हमारा डंका बोलता था, लेकिन आज हम गुलाम बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ अंदर की भावना है, वो भावना आपको जो है फिर से नया जो है आप पर दबाव बनाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जो है आपको क्या करता है, उस्काता है। तो यही चीज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन पैराग्राफ नंबर 3 में क्या है। तो आगे चलते हैं। अच्छे, इससे पहले कि हम पैराग्राफ नंबर 4 पर हम डिस्कस करें, इसके कुछ वर्ड मीनिंग को देख लीजिए पैराग्राफ नंबर 3 के। अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, भरोसा देना, है ना। अश्योर का मतलब विश्वास दिलाना, भरोसा देना, ठीक है। प्रेफुल माने विनम्रता, और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है समर्पणता, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ओथ, ओथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम है संविधान। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली का मतलब होता है बनिस्बत, यानी कंपेयर करने पर। जैसे हम ये कहेंगे कि हमारा जो पेन है कंपैरेटिवली तुम्हारे पेन से सस्ता है, यानी कि मतलब कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं तुम्हारे पेन और हमारे पेन के बीच में जो कंपेयर हो रहा है, तो तुम्हारा पेन महंगा है और मेरा पेन जो है वो क्या है, सस्ता है। तो कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है, बनिस्बत, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब प्राचीन। आपको भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन में इसको पढ़ा दिया है हमने, वर्ड मीनिंग करवा दिया आपका। उसके बाद देखिए थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब होता है लाख, ठीक है। और मिलियन का, मिलियन से बना ही मिलियनिया, 10 लाख होता है मिलियन। तो कहता है कि 10 लाख नहीं, यहाँ पे इसका माने 10 लाख नहीं हुआ। थ्रू अ लॉन्ग मिलियनिया का मतलब हो गया लंबी सदी, एक लंबा वक्त, लंबे अरसे से, ठीक है। तो थ्रू अ लॉन्ग मिलियनिया का मतलब क्या हुआ, लंबी सदियों से होते हुए। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, आपसी सहयोग या हेल्प या मदद, कोऑपरेशन कहलाता है। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, विभिन्न या भिन्न भिन्न। एथनिक का मतलब होता है जाति, जातीय, ठीक है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्राइवन, स्ट्राइवन टू रियलाइज, स्ट्राइवन का मतलब संघर्ष करना, और रियलाइज, रियलाइज का मतलब प्राप्ति के लिए, साकार करने का प्रयास। तो स्ट्राइवन का मतलब हो गया प्रयास और रियलाइज का मतलब होता है साकार करना, ठीक है। टाइमलेस का मतलब होता है
अनंत, टाइमलेस, जिसका कोई अंत न हो, टाइमलेस, जिसके पास जो टाइमलेस का मतलब क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, और वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, और ओन मतलब होता है अपने, है ना, अपना। दिस इज माई ओन कार, ये मेरा अपना कार है, तो ओन का मतलब क्या हो गया, अपना। पेसुलर वे का मतलब होता है अनोखे अंदाज में, पेसुलर वे मतलब क्या होता है, अनोखे अंदाज में। उसके बाद देखिए कॉन्सरेट रियलाइजेशन का मतलब होता है यथार्थपूर्ण प्राप्तियां, और उसके बाद सरकमटेंस का मतलब होता है परिस्थितियां, और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। एडिक्वेट और इनएडिक्वेट को समझिए। एडिक्वेट का मतलब होता है मेरे पास पर्याप्त मात्रा में, जैसे मान लीजिए एक साल में आपको 20 किलो चावल की ज़रूरत पड़ती है आपके घर चलाने के लिए, तो आपके पास 25 केजी चावल है, तो मतलब क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में है, तो एडिक्वेट मात्रा में है, ठीक है। और इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ, अपर्याप्त। जैसे 20 किलो चावल की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास 10 किलो है, तो मतलब क्या हुआ, अपर्याप्त हो गया, ठीक है। तो इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ, अपर्याप्त। इंटरनली, है ना, तो इंटरनली का मतलब होता है अंदरूनी। इंटरनली का मतलब क्या होता है, अंदरूनी, यानी अंदर वाला जो भाग होता है। और वैलिड, वैलिड का मतलब होता है वैध, ठीक है। यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन का मतलब होता है प्राप्ति, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राप्ति। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है या नॉट गति, अच्छा नॉट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुक जाना, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रुक जाना। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट स्टैटिक्स मतलब गतिहीन नहीं हुआ, तो गति, स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, रुक जाना, गतिहीन होना, स्टैटिक्स का मतलब गतिहीन, ठीक है। अलाइव का मतलब जिंदा होना। और डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील। इनडिटरमाइनिंग, इनडिटरमाइनिंग का मतलब होता है निर्धारित करने में, तो निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग का मतलब क्या हुआ, निर्धारित करना, इनडिटरमाइनिंग का मतलब क्या हुआ, निर्धारित करने में। और प्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ संभावना। तो इसी में देखिए यहाँ पर ब्लू में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ब्लू में लिखा हुआ है, गतिहीन देखिए यहाँ ब्लू में है, तो यहाँ भी ब्लू में है। तो लाइन पे पढ़ते जाइए, और जहाँ पे जो कलर चेंज हुआ, जैसे ये ग्रीन हो गया, तो यहाँ देखिए नीचे ग्रीन है, ये पूरा आपका पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में ग्रीन कहाँ है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ग्रीन है, तो समझ जाइए कि ये जो वर्ड है इसका माने यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ इट कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसकी लगातार नवीकरण की प्रक्रिया, इज इंडीड, वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ द एजुकेशन, यह शिक्षा का सरोकार है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस नित्य नवीकरण का अनुष्ठान करना। एंड आई मे बी फॉर गिवन टू द प्रजम्पशन, शायद मुझे माफ़ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूँ मेरी इस अवधारणा पे, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट इंटायरली, कि मेरा चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णतः नहीं तो कम से कम मुख्यतः, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, शिक्षा के लिए लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़े होने की वजह से, यानी उसके कारण से किया गया है। आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ या मेरा मानना है कि एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और इस के शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता का भागीदार है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ नंबर 4 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। अब इसको समझ लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इसकी लगातार नवीकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो वैलिड जो मूल्य जो था उसमें लगातार चेंजेस आने की जो प्रक्रिया वास्तव में क्या है, वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र के प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये शिक्षा का सरोकार है, यानी कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैं देखता हूँ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जैसा मैं देखता हूँ कि शिक्षा का जो सरोकार है, मतलब शिक्षा से ही रिलेटेड है कि इस नित्य नवीकरण के अनुष्ठान करना, यानी इसको पहले पूरा पढ़ लेते उसके बाद समझाते हैं आपको। राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया ये शिक्षा का सरोकार है, जैसा कि देखता हूँ इस नित्य नवीकरण के अनुष्ठान करना, और
तो मैं कहने का मतलब यहाँ पे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देखिए, कोई भी चीज़ आपके जो राष्ट्र का उत्थान अगर आप करना चाहते हैं या देश को बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो वो शिक्षा से ही हो सकता है, यही कहे गांधी जी यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं शायद मुझे माफ़ कर दिया जाए, और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इस सेंटेंस में कि शायद मुझे माफ़ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूँ मेरी इस अवधारणा पे, कि मैं जो सोच रहा हूँ अगर मैं गलत हूँ तो उसे मुझे माफ़ कर दिया जाए कि मेरा जो चुनाव इस पद के लिए यानी जो राष्ट्रपति के लिए जो हुआ है वह पूर्णतः नहीं तो कम से कम मुख्यतः, पूरी तरह से नहीं तो कम से कम मेन तौर पे शिक्षा के लिए लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़े होने की वजह से या उसके कारण से किया गया है। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देखिए, जो मैं राष्ट्रपति जो बना हूँ, तो राष्ट्रपति बनने का देखिए, कोई भी चीज़ किसी आदमी को कोई चीज़ बना दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी ना वो राष्ट्रपति बनता है। जैसे आपको आईपीएस अगर चुना गया होगा तो जरूर है कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप इंटरव्यू दिए होंगे तो वहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस लगा होगा कि हाँ ये बंदा जो है सो इंग्लिश ठीक है, आज ना कल तैयार कर लेगा, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल, तो हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल पर आपका जो सिलेक्शन हुआ होगा। तो उसी तरह राष्ट्रपति यानी जो बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो वो कहते हैं कि देखिए, जो मेरा जो राष्ट्रपति के रूप में जो चुनाव हुआ है वो क्यों हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, किस आधार पे हुआ है। तो वही कहते हैं कि देखिए, मेरा जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति के तौर पे, वो हमारा चुनाव इसलिए हुआ है कि हम लंबे समय से अपने लोगों के साथ यानी कि हिंदू मुसलमान के साथ शिक्षा को लेकर जुड़े हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि दिल्ली की कॉलेज है, जिसमें अभी जो है सो बर्बरता हुआ था उसके स्टूडेंट को, जो दिल्ली पुलिस उठा के मारी अभी 10-15 रोज की जो बात है, उसके जो है फाउंडर कौन है, जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो वो एजुकेशनलिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट उसको कहते हैं, जो कि शिक्षाविद थे, यानी शिक्षा के पर काम कर रहे थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़े ही जो है सो शिक्षाविद थे। अब देखिए, खरगोश और जो है केचुए की जो कहानी है आपकी, वो किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे है। इस खरगोश और केचुए की पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, ये एक कहानी है, उर्दू में हम लोग पढ़े थे। तो ये जो पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, ये कहानी, यानी ये राइटर भी थे, ऑथर भी थे, और एजुकेशन के रूप में ये बहुत काम किया है इन्होंने। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी इनका योगदान है। तो देखिए, ये अपने लोगों को, यानी कि अपना खास करके मुसलमान के और हिंदू के सबके, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसा नहीं कि आप हिंदू है तो नहीं जाना दिया जाएगा। एक होता है, एक कम्युनिटी बनाती है और उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फाउंडिंग मेंबर थे, तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देखिए, हमको जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि हम एजुकेशन से जुड़े हुए थे और लोगों को ऐसा लगा कि एजुकेशनलिस्ट हैं, ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ताकि हमारा देश जो है क्या होगा, डेवलप कर जाए। यही चीज़ कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं, मैं मानता हूं कि यानी फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं मानता हूं कि राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है, यानी कि शिक्षा ही जो है, इल्म ही जो है एक ऐसी दौलत है जिससे हमारा देश प्रगति कर पाएगा। और इसके शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता का भागीदार है। यानी कि अगर शिक्षा जितनी अच्छी होगी, जितनी आप कैपेबल होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा होगी, उतने अच्छे क्वालिटी के जो राष्ट्र भी होगा। यानी कि देखिए, आप पढ़े लिखे हैं तो अगर आप इंग्लिश सीखे हुए हैं तो आपकी जो है सैलरी कितनी होगी? आपकी सैलरी 50,000 रुपया कम से कम होगी। आप अगर इंग्लिश सीख लेते हैं, आप फ्लुएंट हैं इंग्लिश के अंदर, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जो है 50 से 60,000 रुपया का नौकरी दिलवा सकता हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 50-60 हज़ार रुपये की आप इंग्लिश सीखे हुए हैं, आपकी गुणवत्ता अच्छी है, यानी कि आप हिंदी लैंग्वेज भी सीखे हुए हैं, इंग्लिश भी सीखे हुए हैं, तो गुणवत्ता आपकी अच्छी है, आप में क्वालिटी है। तो क्वालिटी जो आपके अंदर है, तो आपके राष्ट्र की भी तो इनकम या अर्निंग बढ़ जाएगी। जब 60,000 रुपया कमाएंगे तो आप भी तो कुछ टैक्स देंगे राष्ट्र को, तो उससे भी तो आपका राष्ट्र खुश होगा। तो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उतना जो है अच्छा राष्ट्र बनता है उतने। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि पढ़ा लिखा जो लोग होता है उसके अंदर जो ये जो मारपीट, लड़ाई, दंगा फसाद, देखिए आप जितना भी चक्का जाम होता है या जितना भी जो ये दंगा फसाद होता है वो कौन करवाता है? पढ़े लिखे लोग करवाते हैं? नहीं, बेरोजगार लोग होते हैं, जिसके पास रोजगार नहीं रहता उसको कहता है ठीक है भाई देख ऐसा कर, उसका तुम जो कत्ल कर दे, उसको मार दे, मैं तुमको 2 लाख रुपया दूंगा। तो इस तरह से यानी जो बेरोजगार होते हैं, या फिर जो बेरोजगार क्यों होता है? बेरोजगार का 2 रीज़न होता है। बेरोजगार का पहला रीज़न ये होता है कि आप जो है एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाया, आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाया। और बदकिस्मती से, मुझे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि आपकी जो बिहार की एजुकेशन है
बेकार है एकदम। बताइए, देखिए इंग्लिश जो आपका था पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, हर जगह इंग्लिश 10वीं में कंपलसरी है। यानी कि अगर आप 10वीं पास करना चाहते हैं तो ना ज़्यादा सही, लेकिन इंग्लिश में पास करना आपको ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे बिहार के अंदर देखिए एकदम जो है पूरा चौपट किए हुए। एक चीज़ ये, अब रही बात 12वीं की, तो 12वीं का जो अभी तक यानी 2020 तक अभी तक का जो एग्ज़ाम दिया गया है उस वक्त तक जो है कंपलसरी था, कम से कम 50 मार्क्स का इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस साल से ऐसा हो गया है कि आपको इंग्लिश लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंग्लिश लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना चाहे तो नहीं लीजिए। जैसे मैं 12वीं पास करना चाहता हूँ या मैं 12वीं में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा तो मैं एक उर्दू ले लूँगा और एक जो है हिंदी ले लूँगा, या मैं चाहूँगा तो एक मैथिली ले लूँगा और एक जो है हिंदी ले लूँगा, हो गया ख़त्म। इंग्लिश नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। तो देखिए कितना बुरा हाल हो गया। एजुकेशन सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें, क्योंकि इंग्लिश की के बिना कोई गुजारा नहीं है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसके अंदर क्वालिटी, जो एजुकेशन क्वालिटी है, एकदम बद से बदतर होती जा रही है। आप लोगों में से ही कोई होगा, अगर मेरी बात उसको अच्छी लगी होगी, हो सकता है कल वो शिक्षा मंत्री बने। तो प्लीज़ इस चीज़ को ठीक कीजिए कि एजुकेशन में इंग्लिश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके जो है नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आपका जो है ये वीडियो यानी एक पैराग्राफ नंबर 1 से 4 का एक्सप्लेनेशन का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके राय का मुझे जो है सो इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.